तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग पार्लियामेंट शुरू किए थे और उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हुआ था, जिसमें हमने बताया था आपको किस प्रकार से हमारे देश में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया और उसकी क्या क्या विशेषताएं दिखाई, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग बाज़ाब्ते तौर पे शुरू करेंगे कि आखिर क्या क्या सिस्टम्स हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में पाया जाता है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस क्या क्या प्रोविजंस है। तो कल के क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट का गठन के बारे में देखा था। तो उसमें पाया था कि इसके 3 ऑर्गन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किस तरह से ऑर्गन होता है ये हमने विस्तार से आपको बताया था। अपेक्षा किया था कि कल की बातों को आप लिख कर लाएंगे। अब आज के क्लास में हम जो शुरू करेंगे वो compositions of या इसको कहें काउंसिल ऑफ स्टेट तो ज्यादा अच्छा होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका अगर हिंदी कहा जाए तो होगा राज्यसभा की संरचना। जहां तक कंपोजिशंस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट का प्रश्न है या राज्यसभा की संरचना का प्रश्न है, तो इसे आर्टिकल 80 में इसकी व्याख्या किया गया है और संरचना के बारे में बताया गया है कि इसके जो कुल मेंबर्स होंगे वो 250 होंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 80 के मुताबिक। और इसका 2 डिविजन्स होगा। एक डिविजन जो होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा होगा और दूसरा जो होगा वो नॉमिनेटेड होगा। यानी एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और दूसरा जो है मनोनीत होंगे। ठीक है। अब इसमें जो 250 को डिवाइड किया गया है उसमें $238 इनडायरेक्ट इलेक्टेड होंगे और बाकी जो 12 बचा उसको नॉमिनेटेड किया जाएगा। और ये नॉमिनेशंस जो ये इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस होगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा होगा। ठीक है, यानी राज्य विधानसभा के द्वारा। इसमें विधान परिषद का कोई भी कंट्रीब्यूशंस नहीं होता है इनके चुनने में, किनके, राज्यसभा के मेंबर को चुनने में। जो भी कंट्रीब्यूशंस होगा किसका होगा, विधानसभा का। इसलिए हमने विधानमंडल नहीं लिखा। अगर विधानमंडल लिखते इसका मतलब ये हो जाता कि विधान परिषद के मेंबर्स भी राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। और ये जो मनोनयन करेगा वो द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। और ये जो लोग चुनेंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे 12, वो इसका एरिया होगा, इसका क्षेत्र होगा।
नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो एरिया होगा उसमें लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस, इसमें जो ख्याति प्राप्त लोग होंगे उसी में से राष्ट्रपति 12 लोगों को जो है वो नॉमिनेट करेगा। ऐसा इसलिए है कि पार्लियामेंट को विशेषज्ञों की भी सेवा मिले। जो लर्न आर्ट एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसमें से बहुत सारे योग्य लोगों को पार्लियामेंट का मेंबर बनाया जाता है ताकि उनके अनुभव से या उनके ज्ञान से लोग लाभान्वित हो और तकनीकी सहयोग संसद को मिले, टेक्निकल सपोर्ट संसद को मिले। ये जो मैंने आपको बताया ये प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान में ये प्रावधान है। जो रियल पिक्चर है वो कुछ अलग है। जो वास्तविक परिदृश्य है वो ये नहीं है, बल्कि वास्तविक परिदृश्य जो इसका उभर करके सामने आता है प्रैक्टिकली वो ये कि 255 के जगह पर 250 के जगह पर कुल सदस्यों की संख्या एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में कितना है 245, यानी 245 ही है। प्रोविजंस कितना है 250 का, लेकिन अभी है कितना 240 कुल मेंबर की संख्या, और इसका जो डिवीजन है वो उसी के अनुसार होगा। तो एक तो इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो जाएंगे और दूसरा नॉमिनेटेड। तो इनडायरेक्ट इलेक्टेड जो लोग होंगे उसकी कुल संख्या 233 और जो नॉमिनेटेड होंगे तो उनकी संख्या 12 है। तो कुल मिलाकर के 245 हो गया। अब इसका दोनों का जो ये 203 का जो लिस्ट होता है कि इसका जो डिवीजन होता है स्टेट के बीच में, यानी विभाजन जो होगा स्टेट के बीच में, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशंस होगा। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशंस यानी जनसंख्या के हिसाब से विभाजन किया जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे देश में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो यूपी को जो है वो सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीट है, कितना 31। और जैसे त्रिपुरा, मिजोरम ये सब है नॉर्थ ईस्ट का, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसका कितना है मात्र 1 है। अगर इसको हम लोग अमेरिकी इक्विवेलेंट हाउस से तुलना करें तो राज्यसभा का ये काउंसिल ऑफ स्टेट का इक्विवेलेंट अमेरिकन हाउस कौन कहलाता है? सीनेट। तो सीनेट में ये व्यवस्था नहीं है। सीनेट में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू नंबर है। और नंबर क्या है कि आपका पॉपुलेशंस कितना भी रहे, हर राज्य को 2 मेंबर सीनेट में भेजना है वहां। तो कुल 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, तो वहां सीनेट की कुल संख्या जो है 100 है। हमारे यहां जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है, इसलिए हर राज्य में राज्यसभा के लिए जो प्रतिनिधित्व है वो समान नहीं है, इक्वल नहीं है, बल्कि अलग अलग है। और इसका पूरा विवरण जो ये डेटा है, डिविजन्स है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, उसका पूरा विवरण संविधान के 4th शेड्यूल में दिया गया है। यानी 4थी अनुसूची जो है हमारे संविधान की, उसमें क्या है तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। किस राज्य को कितने सीटें मिलेंगी वो विवरण कहां मिलेगा हमको?
4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 4थे अनुसूची में। क्लियर? अब देखिए इसमें जो एक बात और छूट रही है, छूट तो नहीं रहा है कुछ, ठीक है, नहीं कंप्लीट है। तो ये जो आपका टॉपिक है कंपोजिशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें इतने सारे विवरण हैं जो आपको हमेशा याद रखना होगा। इसमें एनी क्वेश्चंस? हाँ, ये तो शुरू में बताया, विधानसभा इसलिए लिखा हमने कि जो चुने जाएंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर, वो विधानसभा के सदस्य चुनेंगे उनको, विधान परिषद के नहीं। अगर यहां पर विधानमंडल हम लिख देते तो इसका मतलब क्या होता कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के मेंबर चुनेंगे। तो इसीलिए हमने स्टेट लेजिस्लेटिव का जो इंग्लिश लिखा, हिंदी लिखा है विधानसभा, विधानमंडल का भी इंग्लिश स्टेट लेजिस्लेटिव ही होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि यदि हम विधानसभा बोलते हैं तो इसका मतलब यूनिटरी हाउस सिस्टम से वहां अडॉप्ट किया गया है, और अगर हम विधानमंडल बोलते हैं तो इसका मतलब होगा कि बाइकैमल जो है वो वहां का हाउस है। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेते हैं। किसका? जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा विधानसभा के लिए वहां 24 सीटें छोड़ी हुई अभी भी। हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का भाग नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर का ही भाग है, और वो उसका अभिन्न अंग है, और आज न कल उसको कश्मीर में शामिल होना होगा। तो वहां के प्रतिनिधित्व विधानसभा में 24 तय है। ठीक है, अब जहां तक रही राज्यसभा का, हम एक बोल रहे थे कि भूल रहे हैं, तो अच्छा हुआ आपने जो याद दिलाया, तो वो हो गया। इसमें जो 233 है, इसमें से 4 मेंबर निकाल दीजिए, तो ये कितना बच जाएगा? 229, यानी 229। तो राज्यों के से 229 लोग चुन करके आएंगे, और जो 4 है वो यूनियन टेरिटोरी से, यूटी से। तो हमारे यहां यूटी की संख्या कितनी है? 9 है। तो 9 में से सिर्फ 3 ही यूटी है जहां से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। उस 3 यूटी में कौन है? एक तो दिल्ली है, दूसरा पुदुचेरी है, और तीसरा जो है जम्मू एंड कश्मीर है। तो इसमें इसको एक और दिल्ली को 2 मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज छूट रहा था जो मैंने आपको बता दिया। अगर 233 को डिवाइड करेंगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी में, तो स्टेट को कितना जा रहा है? 228, और ये यूनियन टेरिटोरी को कितना जा रहा है? 4। तो यूनियन टेरिटोरी में 4 में हमारे यहाँ यूनियन टेरिटोरी 9 है, लेकिन उनकी सभी की जनसंख्या इतनी नहीं है कि उसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो इसलिए सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटोरी है जिनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और 3 में से जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पुदुचेरी है, जिसमें से जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी को 1-1 सीट मिला है, और दिल्ली को राज्यसभा में 2 सीट मिला है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ है? हाँ, विधानसभा के लिए। हाँ, तो और क्या? ना 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 ना, इसी तरह से पूछ लिया कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो एकदम डायरेक्ट। और ऐसे पढ़ने से पढ़ाने वालों को भी अच्छा लगता है, पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है। सब आ रहा है सर, आपका जो दिल में बात है ना वो आएगा, आज ही आएगा।
उसकी जनसंख्या उतनी नहीं है जितना, जैसे अभी आपको क्या बोला है कि इसका जो डिविजन हुआ है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टेट नहीं हुआ है। तो हर स्टेट के लिए एक पॉपुलेशन तय हो गया कि 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए तो उसको मिलेगी। अब जगह जगह पर 40 और 85 हजार जनसंख्या है, तो उसको कैसे दे दिया जाएगा राज्यसभा का सीट? ना, नहीं होगा। तो देखिए, राज्यसभा का में प्रतिनिधित्व का मतलब क्या समझ रहे हैं? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का अर्थ नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा में। तो अगर मान लिया जाए 28 और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 के पास नहीं भी है, तो इससे ये तय नहीं होता है कि रिप्रेजेंटेशन स्टेट को नहीं मिल रहा है। जिसको नहीं मिला है उसकी बातें दूसरे स्टेट वाले लोग रखें, क्योंकि क्यों दिया गया है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर्स है, जो संघीय ढांचा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो सेफ रहे, राज्यों के अधिकारों का हनन ना हो। इसीलिए राज्यसभा का रखा गया है। जो केंद्र में सत्ता में आए तो ऐसा ना समझे कि हम संपूर्ण भारत के अकेले मालिक हैं, बल्कि उसको याद हो कि यहाँ फेडरेशंस है, यहाँ संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था में इकाइयों को भी अधिकार मिला हुआ है, उसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं और स्वतंत्रताएं भी हैं। तो उनका सम्मान करना और उनको उनके अनुरूप कार्य करने देना एक संवैधानिक बाध्यता है। तो इसलिए स्टेट काउंसिल्स का गठन किया गया, और कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, मिटाऊं? तो ये तो हुआ साहब राज्यसभा। अब दूसरा स्टेट है कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द हाउस ऑफ द इसको पीपुल, इसको हिंदी में कहा जाए तो हो सकता है इसका लोकसभा का संरचना। ये दूसरा टॉपिक हम लोग का आज की क्लास का है। अगर इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल का बात करें, तो राज्यसभा का 80 में था, इसका कितना में होगा? 81 में, 81 में। क्लियर? 81 के अकॉर्डिंग टू 81 राज्यसभा का जो कुल मेंबरशिप है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, वो कितना है? 552। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय ये संख्या नहीं थी, ये संख्या बाद में जाकर के तय हुई है, और अभी वर्तमान समय में ये संख्या संविधान में इतनी ही तय है। इसका भी डिविजन्स है। क्या है? वैसे मत कीजिए, ठीक है? तो गलत आ रहा था ना। तो इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। ये स्टेट्स में इसकी संख्या होगी, उसके बाद यूनियन टेरिटरी में होगी, यूटी में होगी, और एक तीसरा डिविजन है एंग्लो इंडियन। सब आ रहा है का? क्यों घबरा? सीक्वेंस से पढ़ाने दीजिए ना, ऐसे उबड़ खाबड़ कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप ही को समझने में। अगर आपको मेमोरी शार्प करना है, रिकॉल कैपेसिटी पैदा करना है, तो आपको हुनर बता रहे हैं कि किसी भी चीज को रटिए नहीं, सीक्वेंस में सिर्फ समझते चले जाइए, और डेटा जहां पर आए वहां पर आंख बंद करके उसका मनन कर लीजिए। आप जिस समय रिकॉल कीजिएगा उस समय वो चला आएगा, और बहुत आपको आराम मिलेगा पढ़ाई में। होता क्या है आपके साथ प्रॉब्लम कि इतनी किताबें, इतना फैक्ट्स है कि आप एक समय ये सोचने के लिए बैठ जाते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, हमको नहीं याद होगा। तो इस रास्ते से आपको हम निकालना चाहते हैं। और कैसे निकलेंगे आप? कि पढ़ाई को क्रमवार, सिलसिलावार, यानी सीक्वेंस में पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका,
उसके जो डिमांड्स हैं उस चैप्टर्स के, उस चैप्टर के डिमांड के अकॉर्डिंग से अपने बात को कीजिए। हम पर बहुत दबाव पड़ता है जहां भी हम पढ़ाते हैं, खुद अपना भी या किसी दूसरे का भी, तो इस बात का दबाव रहता है कि आप किसी भी टॉपिक को जितना जल्दी हो खत्म कीजिए। हम इस दबाव को झेलते हुए भी इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ते हैं। अगर मान लिया हमको छोटा भी पढ़ाना होता है किसी टॉपिक को, तो हम सीक्वेंस को ये नहीं करेंगे, उसी में कम बता देंगे, ये करेंगे। लेकिन वो पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा एकदम ऐसा टूटन की तरह आपको दे, तो टूटन की तरह देंगे या टूटन की तरह आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए कोई फायदेमंद बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए सीक्वेंस में पढ़िए। वो एंग्लो इंडियन का मामला आएगा तो देखिए कितना मजा आएगा आपको कि वो ऐसा बात था, तो फिर आपको जो है वो अच्छा लगेगा। हम 552 को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो स्टेट को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मिला है 53, 530, और इसको जो मिला है 20 यूटी को, और इसको मिला है कितना 2। क्लियर? ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। रियल पिक्चर क्या है? रियल पिक्चर, वास्तविक परिदृश्य, वास्तविक परिदृश्य क्या है इसका? तो उस पर आते हैं हम लोग। ये तो 530 ही वास्तविक परिदृश्य, यहां घट गया है, ये कितना हो गया है 13। और जो 2 है उसके बारे में आपको क्या जानना है कि 219 में एक अमेंडमेंट हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल आते हैं आप पर भी अमेंडमेंट होता है ये ना सर कि अमेंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से, अब वो लागू तब होता है जब नोटिफिकेशंस होता है। तो किसी किसी एक्ट का मतलब पास होने का ईयर और नोटिफिकेशंस का ईयर एक ही होता है, और किसी किसी का 2 हो जाता है। तो इसमें वही मामला है, 19 में ये पास हुआ और 20 में ये नोटिफाइड हुआ। अब आपको क्लियर हो गया। अब आप एक सवाल जब कर दिए तो सुन लीजिए क्यों हुआ। क्योंकि इसके पहले जो इसके सीट को बढ़ाया गया था 10-10 साल पर, ये परमानेंट प्रोविजंस नहीं था एंग्लो इंडियन के लिए। ये संविधान जब लागू हुआ तो सिर्फ 10 ही वर्ष के लिए था, जैसे SC ST के लिए रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, याद है आपको? तो 104th अमेंडमेंट जो हुआ 219 में, तो उसमें दोनों में अमेंडमेंट हुआ, यानी SC ST के सीट में भी और एंग्लो इंडियन के सीट में भी। इसके पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी दोनों के साथ हुआ था, लेकिन उसमें डेट दोनों की स्थिति को बरकरार रखा गया था, उसके रिजर्वेशंस को, और डेट 2020 दिया गया था। तो 20 होगा तब ना उसको लागू करेंगे हम, जब अवसर आएगा तब। तो इसीलिए 20 में उसको लागू किया गया। और 104 कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसी में अमेंडमेंट नहीं किया गया, बल्कि SC ST के रिजर्वेशन में भी अमेंडमेंट किया गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था वो उस रिजर्वेशंस को द एंड कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया, और SC ST वाले को 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो इसीलिए एंग्लो इंडियन SC ST का अमेंडमेंट का दोनों का जो डेट है वो एक ही है। कौन? 104, याद रहेगा। देखिए क्या बात, SC ST को अलग दिया गया, 2 सीट नहीं है उसके लिए। SC के लिए आपको कुल सीटों की संख्या जो है वो 84 है, और ST के लिए कुल सीटों की संख्या 57 है, सॉरी 47 है। और एंग्लो इंडियन के लिए 2 था जो अब खत्म हो गया।
अब बात समझ में आई? तो एंग्लो इंडियन कौन लोग हैं ये एक बार बता चुके हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं, सबको याद होगा। तो अब देखिए उसका जो राज्यसभा को हम लोग देखा काउंसिल ऑफ स्टेट में, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो इलेक्टोरल बॉडी को आपने समझ लिया कि इलेक्टोरल बॉडी कौन है भाई, तो स्टेट लेजिस्लेटिव है। लेकिन यहां जो इलेक्शंस का प्रोविजंस है वो इनडायरेक्ट नहीं है। कहां? लोकसभा में, यहां डायरेक्ट है। तो इसमें इलेक्शन प्रोसेस को समझना होगा कि आखिर इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, और ये टेक्निकल चीज है, इसलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए साहब, जो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ लोकसभा का अगर बात करें, यानी लोकसभा का निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। तो इसके लिए लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहली बात ये रखिए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया। ठीक है, यानी डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजंस है। और डायरेक्ट इलेक्शन में प्रोविजंस है कि जो एज ऑफ फ्रेंचाइज है, यानी मतदान की जो आयु है या मतदाता की जो आयु है वो 18 है। और पहले नहीं था, पहले कितना था? 21 था। 18 के जगह पर कितना था पहले? 21 था। इसको चेंज किया गया, किसके द्वारा? एक संविधानिक संशोधन हुआ है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए इसमें भी वही बात है, आप 88 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे किताब में 88 लिखा रहेगा, बहुत सारे किताब में 89 लिखा रहेगा। तो 88 के पीछे क्या काउज है कि पास हो गया, और 89 के पहले क्या काउज है कि नोटिफिकेशन हुआ। तो ये मतदाता लोग डायरेक्ट चुनते हैं, ये पहली बात हुई कि प्रत्यक्ष निर्वाचन है। दूसरी बात इसमें जाननी है कि निर्वाचन क्षेत्र होता है। संपूर्ण भारत को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र को। ठीक है, और जितना सीट है, कितना सीट है भाई? तो यहाँ 513 है, यहाँ 30, तो कुल जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 3 43, यानी अभी वर्तमान समय में भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, 552 नहीं है। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन है तो ये 543 निर्वाचन क्षेत्र भारत में हुए। क्लियर? यानी संपूर्ण भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, उसका जो बेस था, माने आधार, बेस आधार क्या है बांटने का? तो आधार इसका है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के आधार पर जो है वो इसको बांटा गया। सब बताएं, घबराइए नहीं। अब देखिए शुरू में जो था इसका, जिस समय संविधान लागू हुआ था
उस समय ये जनसंख्या 10 लाख था, लेकिन अभी 10 लाख किसी का भी नहीं है। शादी बात, आसाम का तो एक का साहब जो जनसंख्या है वो 25 लाख या 26 लाख है, सबसे बड़ा कंस्टिट्यूंसी। तो ये जो निर्वाचन क्षेत्र 543 बांटा गया है, ये पॉपुलेशंस के आधार पर बांटा गया है, एक तो ये है। और जो फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज की जहां तक बात है, यानी निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण या निर्माण कह लीजिए, तो ये दो आधारों पर होता है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर। एक राज्य के आधार पर समानता, राज्य के आधार पर समानता का ख्याल रखा जाता है, और दूसरा राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों में समानता। निर्वाचन क्षेत्रों में समानता, यानी 543 को जो बांटा गया है, तो अब इसमें मामला क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि जितना उनके पास भूमि है, तो दूसरे स्टेट के तुलना में उस भूमि के आधार पर उनका पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे अंडमान निकोबार में चले जाइए, लक्षद्वीप में चले जाइए, इसके पास भूमि बहुत है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो ऐसे स्थिति में हमने कहा कि इसका जो सीट का निर्धारण हुआ वो पॉपुलेशन के आधार पर हुआ है। तो हर राज्य का, एक तो भारत का जनगणना हुआ कि भाई 1 अरब 40 करोड़ यहाँ की आबादी है, तो 1 अरब 40 करोड़ की जो आबादी है, तो उस आबादी को 543 से भागा दे दिया गया। अब जब दिया गया तो आया कि भाई 15 लाख या 20 लाख पड़ता है एक कंस्टिट्यूएंसी का। तो उसके आधार पर स्टेट को देखा गया कि किसकी कितनी आबादी है। तो यूपी का 13 करोड़ है, तो 20 लाख के हिसाब से यूपी को कितना सीट मिलना चाहिए। तो उस ढंग से लमसम एक सीट जो है वो आवंटित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो सीट का आवंटन होगा लोकसभा को राज्यों के आधार पर होगा, और राज्यों के आधार पर जो सीट दिए जाएंगे उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हर राज्य को जो सीट दिया जाए वो जनसंख्या के समतुल्य बराबर दिया जाए। यानी जो 20 लाख का क्राइटेरिया तय किया गया जनसंख्या का, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जितनी जनसंख्या है उतना सीट उसको मिल जाएगा। तो एक तो डिवीजन ये हुआ कि राज्यों के मध्य सीटों का बंटवारा। अब मान लिया जाए बिहार में 40 सीट मिला लोकसभा के लिए, तो अब बिहार का जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उसमें भी ये समस्या है कि बिहार के कुछ जिले ज्यादा डेंसिटी वाले हैं, ज्यादा जनघनत्व वाले हैं, कुछ जिले कम जनघनत्व वाले हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण चल जाइए, वहां जनघनत्व कम है। आप पटना चले जाइए तो उसका जनघनत्व बहुत है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर यहां भी उन 40 सीटों का विभाजन होगा, और वो भी विभाजन करते समय इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि हर कंस्टिट्यूएंसीज में जनसंख्या समान हो। तो इसीलिए आप गौर से देखिएगा
कि किसी किसी लोकसभा का जो फिजिकल एरिया है, यानी ज्योग्राफिकल एरिया, वो छोटा है और किसी किसी का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। जैसे बगल ही में ले लीजिए आप कि आप जहानाबाद देखिए, गया देखिए, इसकी तुलना में झारखंड का चतरा कंस्टिट्यूंसी देखिए, जो चतरा कंस्टिट्यूंसी बहुत बड़ा है। जिस समय बिहार डिवाइड नहीं हुआ था उस समय इसका डोभी तक का इलाका, इमामगंज तक का इलाका इसमें शामिल था। तो क्यों? क्योंकि गया डिस्ट्रिक्ट के तुलना में चतरा डिस्ट्रिक्ट का डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो इसलिए उसको ज्यादा एरिया उतना पॉपुलेशन के लिए लेना पड़ा। तो एक प्रकार का जनसंख्या का समायोजन दो आधार स्तर पर किया जाता है, एक राज्यों के बीच में कि जिसका जितना पॉपुलेशन से उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग से उसको सीट मिले, और दूसरा जो राज्य मिल गया है, जिस राज्य को जितना सीट मिल गया है उसके डिस्ट्रिक्ट में अकॉर्डिंग टू, यानी जनसंख्या के अनुसार जो है सीटों का आवंटन किया जाए। बात समझ में आई? तो ये दो चीजें की जाती है। अब देखिए कि इस बात को और हमें आगे बढ़ाना होगा, जो आप सवाल उठा रहे थे कि ये इतना आसान चीज नहीं है। बल्कि इसका जो निर्धारण हो रहा है उसके लिए एक आयोग बनता है इसके निर्धारण के लिए, दोनों चीज के लिए, और उसको क्या बोला जाता है? परिसीमन आयोग। क्या चीज? परिसीमन आयोग। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिलिमिटेशन कमीशन। तो अभी तक इसमें क्या था कि नियम यह था कि प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन किया जाएगा। प्रत्येक, यहां पर आप लोग का ध्यान बहुत हम चाहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि यहां पर जो पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़े होंगे किताब में, तो बाईपास करके निकल जाते होंगे क्योंकि हेजी लगता है पढ़ने में। तो हम चाहेंगे आपकी क्लास में अटेंशन लें और इस चीज को बढ़िया से समझें। तो अभी तक जब नियम ये है साहब कि हर जनगणना के बाद क्या होगा? परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। तो आजादी के बाद अभी तक हमारे यहां कितना जनगणना हुआ है? एक जोड़ देते हैं, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। 21 में नहीं हुआ है, ठीक है? तो कुल कितना हुए हैं? हमारे उंगली के मुताबिक 6 हुए। तो इसका मतलब 6 डिलिमिटेशंस कमीशन बन जाना चाहिए था, परिसीमन आयोग बन जाना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? बना कितना है? तो 1952 में, 1962 में, 1972 में और फिर 2002 में बना है 4 ही। इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब अगर नहीं है, हालांकि किताब में है जवाब, तो अगर आपके पास नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने बुक को ठीक से नहीं रीडिंग डाला है। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही बात है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, ये आप सही जगह पर पहुंचे हैं। इसी को आपके मस्तिष्क में एलोबरेशन चाहिए, विस्तारीकरण चाहिए इस घटना को। अब यहां पर मामला क्या हुआ कि 72 का डिलिमिटेशन जब हुआ, तो ये कौन सा पीरियड है पता है आपको भारत का? इकोनॉमिक्स पढ़े हैं? इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक बहुत आपको पढ़ना होगा, पॉपुलेशन। थोड़ा सा हम उस तरफ जाना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट हो जाता है यूपीएससी में। तो आजादी के समय हमारी आबादी कितनी थी? तो 36 करोड़ थी। हाँ भाई, इसमें कोई
1901 में हमारी आबादी कितनी थी? तो 25 करोड़ थी। 1921 में हमारी आबादी कितनी हो गई? तो 23 करोड़ हो गई, ऋणात्मक हो गई। और 1950 में मैंने 51 की जनगणना के अनुसार आबादी कितनी थी? 36 करोड़ थी। यानी आप देख लीजिए कि 1 से लेकर के 51 तक, 1901 से लेकर के 1951 तक जनसंख्या में वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं रही। क्या कारण थे नहीं रही, जरा बताइए तो। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय। जानते हैं, सुन के ताज्जुब होगा कि 32 साल जीवन प्रत्याशा था हम लोग का, इसलिए तो बाल विवाह होता था। 32 साल में जीवन का कहानी खत्म हो जाया करता था। और इसके लिए माइल न्यूट्रिशन, कुपोषण या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ये सारी चीजें थी, जिसके वजह से अब किसी का 10 बच्चा पैदा होता था तो 2 ही 3 बचता था। तो उस जमाने में लोग बच्चा पैदा करने में पीछे नहीं रहते थे, कितना बचता हो पता ना हो। लेकिन अब क्या है, अब श्योरिटी है कि नहीं, जो पैदा होगा वो बचा लेंगे हम, कुछ नहीं होगा तो डाल देंगे किस चीज में, वो तो शीशा वाला बक्सा आता है, हाँ, गिलास में आजकल जितना बच्चा पैदा हो रहा है सबको माँ के गोदी से हटा कर गिलासी में रख दिया जाता है। 72 घंटा तो 3 दिन, और 2-2 हजार रुपया उसका चार्ज है। नहीं, आईसीयू दूसरा है, या बच्चे का आईसीयू आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए, हम जो बताना चाहते हैं, इसके बाद 72 में जानते हैं कितना जनसंख्या हो गई? 84 करोड़। 36 से छलांग मार के, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। बात समझ में आ रही है? तो जनसंख्या विस्फोट। अब हम आ रहे हैं पॉलिटी पर। ये अभी तक आपको इकोनॉमिक्स से बात कर रहे थे। अब जब ये समय आया, कौन समय? ये वाला समय आया, तो ये विस्फोट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हो रहा था, साउथ में नहीं हो रहा था। साउथ के लोग समझदार थे कि ज्यादा बच्चा पैदा करने से विकास बाधित होता है, इसलिए जो है ज्यादा नहीं किया जाए, कमाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, पढ़ने लिखने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। लिटरेसी रेट वहां ठीक थी। तो उन लोगों ने आवाज उठाया कि तुम लोग जो जनसंख्या बढ़ा ले रहे हो और डिलिमिटेशन से कमीशन जो बना ले रहे हो, तो क्या करेगा? सारा पार्लियामेंट में तुम ही लोग भर जाओगे। तो एक आंदोलन चला। वो आंदोलन ये कि तुम पहले अपनी जनसंख्या, हम बढ़ाएंगे नहीं जनसंख्या, इसलिए कि जनसंख्या बढ़ाना देश हित में नहीं है, तुम अपना जनसंख्या घटाओ, और जब तक नहीं घटाओगे तब तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी। आप बात समझ में आई? श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बहुत ही। अब देखिए, यहां पर इल्जाम मत लगा दीजिएगा कि आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, पढ़ाने के क्रम में किसी का नाम आएगा तो लेंगे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो भी हमारे देश की विरासत है और बहुत कुर्बानी दी है, ऐसी बात नहीं है। और अच्छी खासी लेडीज थी, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें जो दी। तो खैर, तो उनका 2 बहुत बड़ा प्रोग्राम था। एक इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी निर्धनता का उन्मूलन, जिसके लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया जो आज तक चल रहा है, और गरीबी हटाओ का नारा दिया। और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण। यही इतना कैलिबर वाली लेडी थी कि इन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया साहब। इसी में इनकी सरकार भी चली गई। एक चवन्नी तेल में इंदिरा गांधी जेल में, ये नारा उस वक्त साहब बहुत पॉपुलर था। हम ना थे, अपने बुजुर्गों से सुना हमने, ठीक है? अरे भैया, ये मामला जो है 76 का था, 76-77, तो उस समय हम कहाँ होंगे?
अब क्या कीजिएगा, बाल रंगवाते नहीं, डेंटिंग भी नहीं करते, आप लोग पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। तो हम मतलब क्या प्रदर्शन करने के खिलाफ है। जो है वही दिखिए, नीचे रहो कि जैसा का तैसा दिखाई दे, ऊंचे ना हो कि बाप भी लड़का दिखाई दे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये डिमांड था, इंदिरा गांधी समर्थक थी जनसंख्या रोकने की, और साउथ वालों ने डिमांड किया कि जनसंख्या को कंट्रोल करो। तो ये तो मिल रहा था ना, थी नॉर्थ की, लेकिन विचारधारा साउथ की तरफ था उनका कि अगर देश को बचाना है, देश को गरीबी से उभारना है, तो हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। तो 72 के बाद एक डेट आता है, वो आप लोग याद रखिए, 1976, ठीक है। इसमें एक अमेंडमेंट होता है, उसको बोलते हैं सेकंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंड कर दिया, समझिए कि अमेंडमेंट हो गया। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। बहुत सारे माने कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे प्रावधानों को चेंज कर दिया गया। उसमें से एक प्रावधान ये भी था, क्या एक प्रावधान ये भी था कि साहब 2000 तक क्या, जो लोकसभा सीट है, लोकसभा का जो सीट है वो स्टिल रहेगा, यानी जितना है अभी उतना नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, संख्या को ना ये किया गया था, सीट को ना, लेकिन जो राज्यों के अंदर जो सीट एलोकेटेड है और उसमें जनसंख्या जो बढ़ रही है अनियमित रूप से, तो उसको तो डिलिमिटेट करना पड़ेगा, समायोजित करना पड़ेगा। तो राज्यों के मध्य, एक राज्य के बीच में जो लोकसभा के सीटों का समायोजन, एक्यूमुलेशंस, वो छोड़ दिया गया। इन सीटों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बढ़ेगी 2000 तक, ये तय हो गया 42वें संवैधानिक संशोधन से। बात समझ में आ रही है? यहीं पर आपका ध्यान चाहते हैं। लेकिन राज्यों के अंदर सीटों का समायोजन, एक्यूमुलेशन ऑफ सीट को बैंड नहीं किया गया। एक्यूमुलेशन ऑफ सीट और इंक्रीजिंग ऑफ सीट दोनों अलग अलग है। इंक्रीजिंग ऑफ सीट जब भी होगा तो संपूर्ण भारत में होगा, क्लियर। एक्यूमुलेशन, समायोजन, जब भी होगा तो राज्यों के अंदर होगा। आप दिमाग में चली गई बात? तो इंक्रीजिंग ऑफ सीट पर बैंड था, एक्यूमुलेशन ऑफ सीट पर बैंड नहीं था। फिर से सुनिए, इंक्रीजिंग ऑफ सीट लोकसभा के स्थानों के वृद्धि का रोक लगाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक राज्य के अंतर्गत जो आवंटित एलोकेटेड सीट है, उसमें जो जनसंख्या अनियमित रूप से बढ़ गई 10 सालों में, उसके एक्यूमुलेशंस यानी समायोजन पर बैंड नहीं था। इसको ऐसे मानिए आप, जैसे बिहार को लीजिए, तो 72 में पटना की जो आबादी थी वो 2000 में नहीं रही। 72 में पटना में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी था लोकसभा का। अभी 2025 में कितना हो गया? 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, नहीं हुआ लोकसभा का। पटना साहिब अलग, पटना अलग और पटना ग्रामीण अलग हुआ ना, 3 भाई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 72 में वहां पटना की जनसंख्या 20 लाख थी, एक तर्क के खातिर बोल रहे हैं, और 2025 में वो 60 लाख हो गई। तो जब सीट का निर्धारण का जनसंख्या 20 लाख है और कहीं की 60 लाख हो गई, तो उस जो 20 लाख का एरिया था, अब उसमें 60 लाख आदमी रह रहा है। तो इसका मतलब है कि वो एक के जगह पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। समझ में आया? फिर ये जनसंख्या का दूसरा रूप के जो 72 में जनसंख्या था वो 2025 में नहीं है, और यहां सीट के वृद्धि पर रोक है।
तो अब ये होगा कि हर स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख का जो लिमिटेशन क्रॉस करेगा कि नहीं भाई, अब 25 लाख होगा एक कंस्टिट्यूंसी में आबादी। तो इसको अक्यूमुलेशन ऑफ सीट बोलते हैं, सीटों का समायोजन बोलते हैं। अब हम समझते हैं, आपके चेहरे से लग रहा है कि जो समस्या था वो आप समझ गए। अब आइए टॉपिक पर कि हाँ, जो 40 मिला है ना, जो 40 मिला है उसी को एक्यूमुलेट करना है। वो 40, 41, 42 नहीं होगा, और उसमें एक्यूमुलेशन पॉपुलेशंस का करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन कितना बढ़ा। जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जितना बढ़ा उसका जो है उतना ज्यादा सीट उसको हो जाएगा, जिसमें कम बढ़ा उसका एरिया कम हो जाएगा। दूसरा का घटा, जैसे पहला तो डिवीजन ये किया गया, बात समझिए, स्टेट में अक्यूमुलेशन कैसे हो कि मान लिया 8 करोड़ जनसंख्या थी बिहार की, अभी 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार की, सब कुछ जानता है। तो 72 में 8 करोड़ जनसंख्या थी, 8 करोड़ पर ही आपको 40 सीट मिला हुआ था। हालांकि उसमें झारखंड भी था तो 54 सीट था, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए आप 40 ही मान के चलिए, क्योंकि अब झारखंड नहीं है। इसमें झारखंड तो उसमें बिहार का सीट लोकसभा कितना था 54, अब कितना हो गया 40, तो 40 आप मान लीजिए। और अब जनसंख्या जो बढ़ गई तो 40 ही रहेगी। तो आबादी कितनी बढ़ी, 8 से 13, यानी कुल कितना जनसंख्या बढ़ रहा है, 5 करोड़ जनसंख्या। तो ये 5 करोड़ जनसंख्या समानुपातिक इक्वली हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं बढ़ रहा है। जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, जो इकोनॉमिकली बहुत ग्रो किया है, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जहां का डेंसिटी घटा है, क्योंकि वहां जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध नहीं है। बात समझिए। तो यही सबका एक्यूमुलेशन किया जाता है और उससे सीट का निर्धारण किया जाता है। अब बात समझ में आई? ऑल इंडिया बंद है, वेरी गुड। हाँ, अब आप ठेठ समझें, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बढ़ना है हम लोग कि ये जो 76 में किया गया उसमें डिलिमिटेशंस इन स्टेट ये परमिटेड कर दिया गया है ना। अभी आप समझ गए, आप ये परमिटेड है, इसकी अनुमति थी। इसमें डेट कहा गया कि साहब शुरू में जो था कि 1971 की जनगणना पर ही होगा ये, फिर हुआ कि नहीं 1991 के जनगणना पर होगा। ठीक है, यानी कितना भी हो गया उससे बहस नहीं। जो 91 में जनगणना था उसके मुताबिक स्टेट के अंदर डिलिमिटेशंस करेंगे। 84th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है उसमें कह दिया गया कि 2000 का जो सेंसस है, 2001 का सेंसस, उसके मुताबिक डिलिमिटेशंस होगा। और जो ऑल इंडिया का मामला था वो कह दिया गया कि 2026 में फिर डिलिमिटेशंस ऑल ओवर इंडिया किया जाएगा, और वो जो डिलिमिटेशंस किया जाएगा तब सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसीलिए मोदी सरकार ने क्या किया, नया पार्लियामेंट बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सीट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, पुराने पार्लियामेंट में उतने लोग एडजस्ट नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी 2021 का जनगणना क्यों नहीं कराया गया? ठीक है, ये आप कोरोना के चलते बोल दिए, हम ऑफिशियली अगर बात कीजिए इसको, तो वास्तव में जो समस्या 72 में थी, 71 में जो थी सेंसस में, कि उत्तर का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा था दक्षिण की तुलना में, वो कम नहीं हुआ है,
वो स्थिति यथावत है, तो फिर झमेला ना पैदा हो जाए, इसी के लिए सेंसस से नहीं कराया गया। न तो फिर साउथ वाला जो है ये करेगा, अब बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा कि सेंसस नहीं हुआ है तो ठीक है 71 की जनसंख्या पर जो है या 2000 की जनसंख्या पर डिलिमिटेशंस करवा लिया जाए और संख्या को बढ़ा लिया जाए, तो वो क्या होगा वो हम लोग के समझ से बाहर की चीज़ है, वो भविष्य की बात है, तो भविष्य में हम लोग देखेंगे क्या होता है। लेकिन लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि 21 में कोरोना तो था ही, बात सही बोल रहे हैं, तो कोरोना था तो आगे बढ़ करके सेंसस करा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया गया, तो उसके पीछे यही मेन कारण बताया जाता है। बात समझ में, यहाँ न्यू वेरिएंट आया है, तो ये तो आपका पूरा 4:30 बजे का समय हो गया, तो अब जैसा बोलिए, तो आप लोग का तो है कि थक गए होंगे, 2.5 घंटे का क्लास उधर लिए, फिर अभी, है ना, नहीं सबको देखना पड़ता है, घबराइए नहीं, आपको कल भी इसी का क्लास है, तो जो रेस्ट टॉपिक्स है वो कल 2 घंटे का क्लास रहता था तो खिंचाता था, अब 1 घंटे का हो गया है तो थोड़ा सुस्त चलेगा। तो चलिए, ज्योग्राफी छूटा हुआ था आप लोग का, तो वो कंप्लीट हो रहा तो अच्छी बात है ना। तो आपका ये क्लास चल रहा है, तो कल पॉलिटी होगा और उसके बाद जैसा अनुमति है तो उस हिसाब से हिस्ट्री भी चलेगा। तो जो एंग्लो मराठा रिलेशंस हम लोग स्टॉप किए हुए थे उसको हम लोग परसों से शुरू करेंगे। तो हम समझते हैं कि आज जो बातें हुई आपको पूरी समझ में आई। अगले क्लास में इसी से संबंधित नए टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।